नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे चैत्र नवरात्रि की पावन नवमी तिथि के अवसर पर। गोरखनाथ मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कन्या पूजन किया और इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मीडिया को भी संबोधित किया। मित्रों, बसंतीय नवरात्रि की आज नवम तिथि है। जगत जननी मां भगवती की सिद्धि प्रदान करने वाली पावन तिथि। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से लेकर के नवमी तक जगत जननी मां भगवती के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा सनातन धर्मावलंबी करता है। और आज कन्या पूजन के साथ वासंतीय नवरात्रि का एक कार्यक्रम अब समारोह की ओर जा रहा है। ये मेरा सौभाग्य है कि मैंने अभी देवी स्वरूपा कन्याओं के पूजन का कार्यक्रम अभी यहां पर संपन्न किया है। वे सभी प्रसाद पा रही हैं। भारत की सनातन धर्म की समृद्ध परंपरा में मातृशक्ति के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव कितना प्रगाढ़ है, उसका यह उत्कृष्ट रूप हम सबको वासंतीय नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि के रूप में देखने को मिलता है, जिसकी शुक्ल पक्ष की प्रथम 9 तिथियों में जगत जननी मां भगवती के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करके प्रत्येक सनातन धर्मावलंबी मातृशक्ति के प्रति अपनी श्रद्धा भाव को व्यक्त करता है। और वह परंपरा पूरे देश के अंदर आज नवमी की तिथि पर बालिकाओं के सम्मान, उनके प्रति श्रद्धा भाव और उनके पूजन का कार्यक्रम हर सनातन धर्मावलंबी के घर में देखने को मिल रहा होता और बड़ी श्रद्धा भाव के साथ लोग इस कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं। यह पवित्र भाव हमारे जीवन में सदैव बना रहे। प्रत्येक नागरिक का एक दायित्व बनता है। इसीलिए आज सरकार ने भी मातृशक्ति की सुरक्षा के लिए, उनके सम्मान के लिए, उनके स्वावलंबन के लिए नए कार्यक्रम प्रारंभ किए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के मातृ वंदना के कार्यक्रम, नारी वंदन अधिनियम के माध्यम से उनकी सशक्त उपस्थिति विधायिका के मंचों पर भी हो, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हो, इसके लिए देश की संसद ने भी एक अधिनियम पारित कर दिया है। दैनिक जीवन में भी व्यक्ति हो या परिवार, समाज हो या राष्ट्र, सभी लोगों का एक दायित्व बनता है कि वे बेटी और बेटे के बीच में भेदभाव न करें, महिला और पुरुष के बीच में कोई भेदभाव न हो, किसी भी प्रकार के अन्याय और अत्याचार और शोषण का शिकार बेटी, बहन या मातृशक्ति का कोई भी रूप हो वह न होने पाए। यह हर व्यक्ति को, समाज को
और पूरे देशवासियों को इस बात को समझना चाहिए। तभी हम एक सशक्त और समर्थ भारत की परिकल्पना को साकार कर पाएंगे। आज की स्थिति पर मैं जगत जननी मां भगवती के श्री चरणों में नमन करते हुए देवी स्वरूपा इन कन्याओं के पूजन के साथ मुझे जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं वासंती नवरात्रि की हृदय से बधाई पूरे प्रदेशवासियों को देता हूं। आज की पावन तिथि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जन्मदिन से भी जुड़ी है। अभी कुछ ही देर बाद मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के जन्मदिन का कार्यक्रम पूरे उल्लास और उमंग के साथ आयोजित होगा। यहां पर कल से ही अखंड रामायण का पाठ चल रहा है। प्रदेश के हर देवालय में अखंड रामायण का पाठ कल से चल रहे हैं। अयोध्या धाम में भी उत्सव और उमंग का माहौल है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु जन अयोध्या धाम प्रभु श्री राम लला के जन्मोत्सव में भाग लेने के लिए अयोध्या धाम पहुंचे हुए हैं। आज जगन नियंता भगवान सूर्य भी ठीक 12 बजे रामलला का सूर्य तिलक करने वाले हैं। 500 वर्षों की गुलामी की बेड़ियों को तोड़ करके रामलला का फिर से अयोध्या धाम में प्रकटीकरण हर सनातन धर्मावलंबी के लिए, दुनिया की हर दबी कुचली शोषित मानवता के लिए एक नई प्रेरणा भी है और नया प्रकाश भी। रामनवमी की पावन तिथि पर प्रत्येक प्रदेशवासी को मैं हृदय से बधाई देता हूं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हमें जीवन में एक मर्यादित आचरण करने, समाज को सम और विषम परिस्थितियों में धैर्य न खोकर चुनौतियों से जूझने के लिए उनका उच्च आदर्श हमें एक नई प्रेरणा प्रदान करता है। व्यक्तिगत जीवन हो या पारिवारिक जीवन, सार्वजनिक जीवन हो या राष्ट्रीय जीवन, सामाजिक रिश्ते हो या राष्ट्रीय रिश्ते, उनका निर्वहन कैसे होना चाहिए, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का उच्च जीवन आदर्श हमें यह प्रेरणा प्रदान करता है। अभी 1 वर्ष पहले ही प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से 22 जनवरी 2024 को अयोध्या धाम में 500 वर्षों का इंतजार करते हुए रामलला का प्रकटीकरण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम पूरी भव्यता के साथ, पूरी दिव्यता के साथ संपन्न हुआ। और आज यह सौभाग्य की बात है, प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं रामेश्वरम में भारत के पहले ऐसे ब्रिज का जो ऑटो मोड पर वहां से चलने वाले यातायात के लिए भी उपलब्ध होगा और उस पुल का इस्तेमाल यातायात के लिए भी किया जा सकता है। ऐसे ब्रिज का लोकार्पण भी रामेश्वरम में करने जा रहे हैं। रामेश्वरम हजारों वर्ष पहले
भगवान राम ने भारत की उत्तर से लेकर के दक्षिण तक सीमाओं को कितना जीवंतता प्रदान की थी। भारत के पवित्र धामों में से रामेश्वरम, पावन ज्योतिर्लिंग में से रामेश्वरम हमें एक नई प्रेरणा आज भी प्रदान कर रहा है। इस अवसर पर मैं रामनवमी की हृदय से बधाई प्रदेशवासियों को देता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा विरासत और विकास की इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए रामेश्वरम के अनुष्ठान के साथ जुड़ने और भारत के पहले ऐसे ऑटो ब्रिज को भारतवासियों को प्रदान करने के लिए हृदय से मैं प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। प्रभु श्री राम का आदर्श हम सबको एक नई प्रेरणा प्रदान करता है। मैं इस अवसर पर रामनवमी की मंगलमय शुभकामनाएं पूरे देशवासियों के प्रति देता हूं। और वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा है कि राष्ट्र प्रथम भाव के साथ सेवा, सुशासन और जन कल्याण को समर्पित भारतीय जनता पार्टी का ध्वज मेरा गौरव, मेरी प्रेरणा है। इसके साथ ही उन्होंने लिखा कि आज बीजेपी के स्थापना दिवस के पावन पर्व पर मेरा सभी कार्यकर्ताओं से आह्वान है कि अपने घर कार्यालय पर बीजेपी के ध्वज को फहराएं और उसके साथ सेल्फी पोस्ट करें। और ये भाजपा के उन सभी महान विभूतियों को श्रद्धांजलि होगी जिन्होंने अपने अथक परिश्रम, संघर्ष और त्याग से पार्टी को सींचकर इस ऊंचाई तक पहुंचाया है। गुजरात में इफ्को की कलोल शाखा की स्वर्ण जयंती समारोह का आयोजन हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कार्यक्रम में शिरकत की। ઇફકોની આ 50 વર્ષની ગૌરવશાળી યાત્રાએ ન કેવલ ભારત, સમગ્ર વિશ્વમાં કોઓપરેટિવ અને કોર્પોરેટ બંને સંસ્કાર ભેગા થઈને કામ કરે તો કેવું અદ્ભુત પરિણામ આવે એનો જબરજસ્ત મોટું ઉદાહરણ બેસાડવાનું કામ કર્યું છે। એક પ્રકારથી ઇફકોની માલિકી તો આપણા દેશભરના ખેડૂત ભાઈઓની, હજારો હજારો મંડળીઓની, પરંતુ ઇફકો ચાલ્યું એક કોર્પોરેટની જેમ। ભાવના ખેડૂતોને મદદ કરવાની અને રિસર્ચ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ હોય, માર્કેટિંગ હોય, બ્રાન્ડિંગ હોય કે ઘર ઘર સુધી પહોંચ બનાવવાની હોય, એ કોઈ પણ કોર્પોરેટ કંપનીને શરમાવે એવી કુશળતાએ ઇફકોએ કરીને બતાવી છે। અને આજે ભારત ખાદ્યાન્નના ક્ષેત્રમાં આત્મનિર્ભર છે, મારા મનમાં કોઈ સવાલ નથી। એમાં ઇફકોની બહુ જ મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા રહેલી છે। ઇફકોએ ખેડૂતોને ફર્ટિલાઇઝર સાથે જોડ્યા અને ફર્ટિલાઇઝરને કોઓપરેટિવ જોડે જોડવાનું કામ ઇફકોએ કર્યું અને એના કારણે आज 50 વર્ષની ગૌરવપૂર્ણ યાત્રા પૂરી કરી ઇફકો અહીંયા ગૌરવ સાથે ઊભું છે। અને મને વિશ્વાસ છે જ્યારે ઇફકોની શતાબ્દી મનાવાશે ત્યારે દુનિયાભરની સહકારી સંસ્થાઓમાં ઇફકોનો ડંકો આજની જેમ જ વાગતો હશે। ઇફકોએ અનેક પ્રકારના રિસર્ચ એન્ડ ડેવલપમેન્ટના પણ કામ કર્યા। જ્યારે ઇફકોના આ કલોલ કારખાનાનું ભૂમિપૂજન થયું એ વખતના જમાનામાં 50 વર્ષ પહેલા
એક મોટી ક્રાંતિ ગણાતી હતી અને જ્યારે સમય બદલાયો, નેનો યુરિયા, નેનો ડીએપી, નેનો લિક્વિડ યુરિયા, લિક્વિડ ડીએપી, એના માટે और वही पीएम मोदी ने रामेश्वरम में विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। चलिए सीधे तस्वीर आपको दिखाते हैं। दुनिया के गिने चुने वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज में से एक पम्बन ब्रिज का निर्माण पूरा हुआ है। இன்று தேசத்தின் மிக விரைவாக மெகா திட்டங்கள் தொடர்பான பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. வடக்கிலே நீங்கள் பார்த்தீர்களானால் ஜம்மு காஷ்மீரத்திலே உலகின் மிக உயரமான ரயில் பாலங்களில் ஒன்றான சினாப் பாலம் அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. மேற்கிலே பார்த்தீர்கள் என்றால் மும்பையிலே தேசத்தின் மிக நீளமான கடல் பாலமான அடல் பாலம் அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. கிழக்கிலே கவனித்தோம் என்றால் அசாமின் போகிபீல் பாலத்தை நீங்கள் பார்க்கலாம். மேலும் தெற்கு நோக்கி பயணித்தால் உலகின் வெகு குறைவான செங்குத்து உயர்த்தல் கொண்ட பாலங்களில் ஒன்றான பாம்பன் பாலத்தின் நிர்மாணம் நிறைவடைந்திருக்கின்றது. इसी तरह ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी तैयार हो रहे हैं। देश की पहली बुलेट ट्रेन पर तेजी से काम चल रहा है। वंदे भारत, अमृत भारत और नमो भारत जैसी आधुनिक ट्रेनें रेल नेटवर्क को और आधुनिक बना रही है। இதைப் போலவே கிழக்கு மற்றும் மேற்கு பிரத்யேகமான சரக்கு போக்குவரத்து இடைவெளியும் கூட அமைக்கப்பட்டு வருகின்றது. தேசத்தின் முதல் புல்லட் ரயில் தொடர்பான பணிகளும் விரைவாக நடந்தேறி வருகின்றன. வந்தே பாரத், அம்ருத் பாரத் மற்றும் நமோ பாரத் போன்ற நவீன ரயில்களும் ரயில் வலைப்பின்னலை மேலும் नवीनப்படுத்தி வருகின்றன. साथियों, जब भारत का हर रीजन आपस में कनेक्ट होता है तो डेवलप्ड नेशन बनाने का रास्ता मजबूत होता है। दुनिया के हर डेवलप्ड नेशन, हर डेवलप्ड रीजन में यही हुआ है। आज जब भारत का हर स्टेट आपस में कनेक्ट हो रहा है तो पूरे देश का पोटेंशियल सामने आ रहा है। इसका बेनिफिट भी देश के हर रीजन को हो रहा है, हमारे तमिलनाडु को हो रहा है। நண்பர்களே, பாரதத்தின் அனைத்து பகுதிகளும் பரஸ்பர இணைப்புகள் உடையவையாக ஆகும்போது வளர்ந்த தேசமாக ஆகும் பாதை மேலும் வலுவடைகிறது. உலகின் அனைத்து வளர்ச்சியடைந்த நாடுகளில் வளர்ச்சிக்கான காரணம் இதுதான். இன்று பாரதத்தின் அனைத்து மாநிலங்களும் ஒன்றோடு ஒன்று இணைக்கப்படும் போது தேசத்தின் ஒட்டுமொத்த சாத்தியங்களும் வெளிப்படுத்தப்படுகின்றன. இவற்றின் ஆதாயங்களும் கூட தேசத்தின் அனைத்து பகுதிகளுக்கும் கிடைக்கின்றன. நமது தமிழ்நாட்டிற்கும் கிடைத்து வருகின்றது. साथियों, विकसित भारत के सफर में तमिलनाडु का बहुत बड़ा रोल है। मैं मानता हूं तमिलनाडु का सामर्थ्य जितना ज्यादा बढ़ेगा, भारत की ग्रोथ उतनी ही तेज होगी। बीते दशक में तमिलनाडु के विकास के लिए 2014 से पहले की तुलना में 3 गुना ज्यादा पैसा सेंटर से दिया गया है। जब इंडी अलायंस की सरकार थी, डीएम के उस सरकार में विराजमान थे, तब जितना पैसा मिला उससे 3 गुना मोदी सरकार ने दिया है। इससे तमिलनाडु की इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल ग्रोथ में बहुत बड़ी मदद मिली है। நண்பர்களே, வளர்ச்சியடைந்த பாரதம் நோக்கிய பயணத்தில்
தமிழ்நாட்டிற்கென மிகப்பெரிய பங்கு இருக்கின்றது. தமிழ்நாட்டின் வல்லமை எத்தனை அதிகம் உயர்கிறதோ பாரதத்தின் வளர்ச்சியும் அந்த அளவுக்கு விரைவாகும் என்று நான் கருதுகிறேன். கடந்த 10 ஆண்டிலே தமிழ்நாட்டின் வளர்ச்சிக்காக 2014ஆம் ஆண்டிற்கு முந்தைய காலத்துடன் ஒப்பு நோக்கும் போது திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் ஆட்சி கூட்டணியில் இருந்தபோது இருந்ததை விட 3 மடங்கு அதிக நிதியை மத்திய அரசு அளித்திருக்கிறது. தமிழ்நாட்டின் பொருளாதாரம் மற்றும் தொழில்துறை வளர்ச்சிக்கு இது மிக அதிக அளவு உதவி இருக்கின்றது. साथियों, तमिलनाडु का इंफ्रास्ट्रक्चर भारत सरकार की प्रायोरिटी है. बीते 1 दशक में तमिलनाडु का रेलवे बजट 7 टाइम्स से ज्यादा इंक्रीज किया गया है. நண்பர்களே, தமிழ்நாட்டின் கட்டமைப்பு தான் பாரத அரசின் முதன்மை. கடந்த 10 ஆண்டிலே தமிழ்நாட்டின் ரயில் துறை பட்ஜெட்டிலே 7 மடங்கிற்கும் அதிகமான அதிகரிப்பு செய்யப்பட்டிருக்கின்றது. इसके बावजूद भी कुछ लोगों को बिना कारण रोते रहने की आदत है, वो रोते रहते हैं. இவற்றையெல்லாம் செய்த பிறகும் கூட சிலர் அழுது கொண்டே இருக்கிறார்கள். அவர்களால் அழ மட்டுமே முடியும். அவர்கள் அழுதுவிட்டு போகட்டும். 2014 से पहले रेल प्रोजेक्ट्स के लिए हर साल सिर्फ ओनली 900 करोड़ रुपीस ही मिलते थे. और आपको पता है उस समय इंडियन आइस के मुख्य कर्ता धर्ता कौन थे, ये आपको पता है. इस वर्ष तमिलनाडु का रेल बजट 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है. भारत सरकार यहां के 77 रेलवे स्टेशन को मॉडर्न भी बना रही है. इसमें रामेश्वरम का स्टेशन भी शामिल है. 2014ஆம் ஆண்டிற்கு முன்பு வரை ரயில் துறை திட்டங்களுக்காக ஒவ்வொரு ஆண்டும் வெறும் 900 கோடி ரூபாய் மட்டுமே கிடைத்து வந்தது. அப்போதெல்லாம் கூட்டணியிலே யார் ஆட்சியில் அமர்ந்திருந்தார்கள் என்பதை நான் கூற தேவையே இல்லை. இந்த ஆண்டு தமிழ்நாட்டின் ரயில் பட்ஜெட் 6000 கோடி ரூபாய்க்கும் அதிகம். பாரத அரசு தமிழ்நாட்டில் இருக்கும் 77 ரயில் நிலையங்களையும் நவீனப்படுத்தும் பணிகளில் ஈடுபட்டு வருகின்றது. இதிலே ராமேஸ்வரம் ரயில் நிலையமும் இடம் பெற்றிருக்கின்றது. साथियों, फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही. नमस्कार.